हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज स्टार्ट हो चुकी है आपकी जर्नी। इस यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो इस चैनल पर आने वाली है और बहुत ही शानदार वीडियो आने वाली है। मैंने आपको बता दिया था कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। किन के लिए? फ़िलहाल उन सभी बच्चों के लिए जो अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फरवरी में आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, ठीक है। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप जो भी मैं वीडियो डालूँ इस चैनल पर, ठीक है, उसे मन लगा करके एंड तक देखना, ठीक है। फिर मुझे बताना कि यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जो टॉपिक मैं वन शॉट के माध्यम से पढ़ाऊँगा उससे आपको अगर क्वेश्चन बाहर चले जाए तो हो नहीं सकता कि क्वेश्चन बाहर जाएगा। ज़रूर आपको जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना मिल जाएगा, ठीक है। ये आप जब पेपर दे के आएंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं 6 से 7 वीडियोज़ के माध्यम से पूरी ग्रामर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। फास्ट रिवीजन की तरह आपको क्वेश्चन भी लाऊँगा। जो बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैं क्वेश्चन लाया हूँ बना करके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और उन सभी बच्चों तक पहुंचाएंगे जो वास्तव में इस वीडियो की उनको ज़रूरत है, ठीक है। अगर उन्होंने कहीं भी पढ़ रखा है थोड़ा बहुत या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और उन्हें ग्रामर नहीं आती है तो ये वीडियो उस बच्चे को ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो करें स्टार्ट। चलिए देखें होता क्या है। मैं आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, चलिए मैंने डाल रखा है पहले ही, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? दोस्त ये बहुत शानदार टॉपिक है। ये जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे तुम्हारे एग्जाम में क्या होगा, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन या फिर इनसे रिलेट करके मिल जाएगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो मित्रों सुनो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रा ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई भी डाउट आए तो आप अपना पूरा डाउट कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्द भेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। अच्छा भाई क्या है चीज़ है ये? अनोखी ऐसी क्या चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्पीच का मतलब जानते तो हो, या तो कथन होता है। क्या होता है? कथन, या फिर जैसे कोई भाषण भी बोल सकते हैं इसे एक प्रकार से, लेकिन मेरा यहाँ पर मतलब है कथन से, ठीक है। अलग अलग मीनिंग हो सकती है एक शब्द की, अलग अलग मतलब हो सकते हैं एक शब्द के, लेकिन यहाँ स्पीच का मतलब क्या है? कथन से। अच्छा कथन का मतलब क्या होता है? हम इसमें अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब किससे? कथन के माध्यम से। कथन के माध्यम से हम अपनी बातें किसी व्यक्ति से कहते हैं और ये बातें हम किसके अकॉर्डिंग, यानी किससे कहते हैं, किसके माध्यम से, किससे दर्शाते हैं? ये बातें दर्शाते हैं हम एक वाक्य के माध्यम से। किससे? वाक्य के माध्यम से। वाक्य को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसे बोलते हैं ग्रामर की भाषा में सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। अच्छा अब आप कहेंगे कि क्या बना दिया ये, क्या है ये? आखिर हमें तो कुछ समझ आया नहीं। तो समझ अभी आएगा। क्या आएगा मैं बताऊंगा। मैं कहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं होते हैं। पार्ट्स का मतलब होते हैं भाग। क्या होते हैं? भाग, ठीक है। और किसके भाग? एक कथन के भाग। ये कथन के भाग ही क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अर्थात कथन हम किससे कहते हैं? एक वाक्य के माध्यम से हम कथन को किसी दूसरे से कहते हैं। किसी भाषण को, किसी बात को कथन के माध्यम से ही बोलते हैं, जिसे सेंटेंस हम नाम देते हैं। अच्छा जी, मैं कोई बात अभी कह रहा हूँ, जितना भी कुछ बक रहा हूँ सब किसके माध्यम से बोल रहा हूँ? एक सेंटेंस के माध्यम से बोल रहा हूँ। तो ये सेंटेंस जो है वो क्या है? वो एक ग्रुप है इन शब्दों का ही,
और इन शब्दों को ही हमने क्या नाम दे दिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि एक फैमिली है। क्या है फैमिली? जानते हो फैमिली का मतलब परिवार, परिवार तो होता है, सुना होगा, हमारा भी परिवार, तुम्हारा भी परिवार, हर किसी का कोई ना कोई परिवार होता है। ठीक है, इस परिवार में मेंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं? तो कहेंगे भैया जी बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं कि इसमें मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स के अलग अलग नेम होते हैं? तो कहेंगे बिल्कुल नेम होते हैं। अलग अलग पहचान होती है? बिल्कुल होती है। ठीक है, जैसे मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेंबर हैं और हर किसी का अलग अलग नाम है, अलग अलग पहचान है। मेरी अलग पहचान है, मेरे पिताजी की अलग पहचान है, मेरी माताश्री की अलग पहचान है, मेरी बहन की अलग पहचान, यानी हर व्यक्ति की कोई ना कोई पहचान, अलग नाम है। ठीक है, तो इन अलग अलग नेम वालों को ही हमने क्या दे दिया था, इन अलग अलग नेम वाले यानी नेम 1 नेम 2 इनको ही हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दे दिया था ग्रामर की भाषा में। अच्छा, ये फिर अगर इनका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये फैमिली का नाम क्या था? इस फैमिली का नाम ही क्या था? वाक्य था। क्यों? इस फैमिली में कौन सी फैमिली? वो वाक्य है। इसी फैमिली में हमें देखने को मिलेंगे क्या? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या देखने को मिलेंगे? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, बात यहाँ से ये निकल के आती है कि एक वाक्य पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बना होता है। जिस प्रकार एक परिवार सदस्यों से मिलकर बना होता है, वैसे ही एक वाक्य पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। क्या ये बात बिल्कुल समझ आई या नहीं? मुझे उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। कोई पूछे एक वाक्य का निर्माण किससे होता है, तो आप ठीक उसी प्रकार से बोल देंगे जिस प्रकार एक परिवार का निर्माण सदस्यों से मिलकर होता है, उसी प्रकार एक वाक्य का निर्माण पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर होता है। समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा कि अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, फिर ये हमारे पास कुल मिलाकर के 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब याद रखना कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस एक आर्टिकल और इसमें ऐड कर लेना। क्यों? आर्टिकल अलग से पढ़ा जाता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। कोई कोई किताब पार्ट्स ऑफ स्पीच में से शामिल कर लेती है, कोई कोई किताब नहीं करती है, लेकिन मेरा मानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ओरिजिनली मुख्यतः रूप से 8 ही हैं, आर्टिकल अलग से होता है। ठीक है, और ये आर्टिकल हमारे पास याद रखना केवल और केवल 3 हैं, ए है, एन है और दा है। इस टॉपिक को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने के बाद आज ही करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस एक आर्टिकल। इन सारी चीज़ों का आज खात्मा हम इसमें पूरा करेंगे। आज के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इस क्लास को करने के बाद। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के पूरी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास याद रखना 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैं लिख देता हूँ। एक नाउन होता है, एक दूसरा प्रोनाउन होता है, और वहीं तीसरा हमारा एडजेक्टिव होता है, और वहीं हमारा चौथा वर्ब होता है, और वहीं हमारा 5वां एडवर्ब होता है, और छठा प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, और 7वां कंजंक्शन होता है। ठीक, और 8वां इंटरजेक्शन होता है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सब 8 प्रकार
के जो वर्ड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस आर्टिकल उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ बोर्ड में जो आते हैं उनको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वहीं इनकी हिंदी में वहीं साथ के साथ बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, वो होगा नाउन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने कहा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये देखो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, 8। लेकिन इस आर्टिकल को इसमें 9वें नंबर पर जो ऐड कर दिया, ये इसका हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी मत मानना, ये गलत स्लाइड बना रखी है। ठीक है, इसमें बिल्कुल मत मानना। ठीक, तो मैं कहूँ कि पहला क्या है, नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दूसरा सर्वनाम जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे प्रोनाउन बोलते हैं। और तीसरा वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव चौथा। ठीक है, और पांचवा यहाँ पर नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप पांचवा ऐड कर सकते हो। चलो यहाँ ऐड करा दूँ मैं, वो क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या होता है आगे हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक, पांचवा हो गया क्रिया विशेषण, वहीं छठा प्रीपोजिशन, वहीं सातवां कंजंक्शन, वहीं आठवां विस्मयबोधक, और नवा वर्ड मैंने बताया ये आर्टिकल है, लेकिन इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, बता दिया, ये मैं पीछे भी लिख चुका हूँ, हिंदी आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम एक एक करके आज बात करते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला हमारे सामने है नाउन। क्या होता है नाउन, सुनो मैंने कहा नाउन क्या होता है। एक तो मैं इसकी एक स्पेशल परिभाषा लिखा दूं छोटी सी शब्दों में, जिसे हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या, नेमिंग वर्ड्स, यानी नाउन हमेशा के लिए शब्द बताने वाले नाम बताने वाले शब्द होते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ कि नाउन जो होता है वो नाम बताने वाले शब्द होते हैं। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ जिसे तुम बंद आँखों से, खुली आँखों से, या समझ के, इमोशन के आधार पर, आइडिया के आधार पर कह सको कि इसका कोई ना कोई नाम है, तो समझ जाना वो एक नाउन है। यानी दुनिया भर में जो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे छू पा रहे हैं, तो ये समझ जाना वो क्या है, नाउन है। महसूस कर पा रहे हैं, वो भी नाउन है। लेकिन याद रखना, उसको एक नाम के आधार पर दर्शाना बहुत ज़रूरी है, अर्थात उसका एक नाम होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो नाउन है, अन्यथा नाउन नहीं होगी। इससे एक ही बात निकल के आती है कि नाउन किसी चीज़ का नाम है। समझे या नहीं? तो वही परिभाषा लिखी हुई है, आप परिभाषा देख पा रहे होंगे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, और भी आगे अगर ऐड करना चाहूँ तो इमोशन, ठीक है, या फिर फीलिंग, कुछ भी ऐड कर लो। इन सभी के जो नेम होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। देखो मेरे पास एक ये पेन है, ये क्या है, ये नाउन है। मेरा फ़ोन नाउन है, मैं एक नाउन हूँ। ये पीछे दीवार एक नाउन है, ये बोर्ड चार्ट लगाओ ये नाउन है। यह कोई भी चीज़ मैं उठा लूँ, कोई जिसका कोई ना कोई नाम है, वो सब क्या है, नाउन है। ठीक है, मेरी आँख एक नाउन, कान नाउन है, दांत नाउन है, मुख नाउन है, बाल नाउन है। यानी एवरीथिंग इज नाउन विच हैव ए नेम, यानी जिसका कोई एक नाम है वो सब क्या है, नाउन है। समझे या नहीं? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ इससे आसान कोई परिभाषा है नहीं, जो मैं शॉर्ट शब्दों में बोल रहा हूँ। उदाहरण समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, देखो राकेश मेरा नाम है, मैं एक व्यक्ति हूँ तो नाउन। वहीं एक स्कूल, स्कूल एक स्थान होता है, नाउन है। बुक एक वस्तु होती है, नाउन है। ऑनेस्टी एक क्या होती है, आइडिया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फीलिंग, ईमानदारी, इमोशन है। तो एक प्रकार के क्या है, ये भी नाउन है। ईमानदारी एक प्रकार की नाउन है। ये है एक प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे हम पढ़ते हैं नाउन के प्रकार।
तो यहाँ पर हम वैसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नाउन के प्रकार नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि नाउन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन। दूसरा होता है हमारा प्रॉपर, ठीक है। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव, ठीक। और चौथा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। और वहीं हमारा 5 नंबर होता है मटेरियल। कौन सा होता है? मटेरियल। मैं थोड़ा इधर खिसका लूँ इसे। क्या ये चल नहीं पाएगा? थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों, ये कभी कभी गड़बड़ करने लगता है। रुको थोड़ा सा, रुको। चलो मैं यहीं रख देता हूँ, अब ये नहीं कर रहा है, थोड़ा देर परेशान करेगा मुझे। इसको 5वें नंबर पर लिख लेना, मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल यानी 5 प्रकार की नाउन होती हैं। एक होती है कॉमन, एक होती है प्रॉपर, एक होती है कलेक्टिव, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट, एक होती है मटेरियल। अर्थात कॉमन नाउन जो सभी के लिए यूज हो जाती है, एक ऐसा नाम जो सभी के लिए लागू हो जाए, जैसे बॉय। अब बॉय तो एक लड़का थोड़ी है, बहुत सारे लड़के जो पुरुष लड़के जाति से संबंधित, वो सभी क्या कहलाते हैं? लड़के कहलाते हैं। तो ये कॉमन नाउन होगी। प्रॉपर नाउन जो किसी एक विशेष के लिए यूज की जाती है, यानी एक के लिए ही। जैसे मेरा नाम राकेश है, ठीक है, या मैं राकेश हूँ, तो मैं केवल एक ही हूँ, यूनिक हूँ, अलग हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे आप हो तो आपके जैसे कोई दूसरा नहीं है। प्रॉपर हो, एक प्रकार से क्या हो? विशेष हो। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के बारे में जो बातें बताई जाती हैं, वो सब कैसी नाउन होती हैं? वो होती हैं हमारी प्रॉपर नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्ट माने होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा कैसे होता है? जब हम समूह बना लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अगर मैंने सभी पढ़ने वालों को इकट्ठा कर लिया और एक रूम में बैठा लिया, तो एक प्रकार से वो क्लास बन गई। मैंने सभी लोगों को बुला करके एक फौज के रूप में उसे बना लिया है। देश मतलब आपने देखे होंगे कि आर्मी जो होती है वो सिपाहियों का समूह होती है। मैंने क्या किया? 11 लड़के बुला लिए, उनसे एक टीम बना ली, तो वो एक प्रकार से टीम हो गई। तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, ऐसी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गई, दुख हो गया, सुख हो गया, प्रेम हो गया, ये सब ऐसी भाषा है, कैसी नाउन है? सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन जिस ऐसे शब्द या नाउन जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं, वो मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे पानी हो गया, जैसे दूध हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो तरल हैं, पदार्थ हैं, पदार्थवाचक बोलते हैं। लकड़ी हो गई, इससे भी कोई ना कोई चीज़ बनी, यानी एक नाउन जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, समझ जाना, वो मटेरियल नाउन है। तो मैंने नाउन के बारे में पूरी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन मैं यहीं बताता जाऊँगा। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे मैंने लिखा श्याम प्लेज क्रिकेट, तो वहाँ लिख देते हैं निर्देश के अनुसार, जैसे कि आइडेंटिफाई द नाउन इनटू गिवन सेंटेंसेज, यानी दिए गए वाक्य में नाउन छांट करके लिखिए, यानी लिखिए। हो सकता है ऑप्शन में दे दें, हो सकता है, तो ज़्यादातर अभी के टाइम में जो चीज़ें आ रही हैं वो ऑप्शन में MCQ बेस्ड आ रही हैं, तो वहाँ नाउन छटवाएगा तुम्हें, ठीक है। तो नाउन निकालना है तो 4 ऑप्शन देगा। मैंने एक ऑप्शन दे दिया प्लेज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया तुम्हें क्रिकेट। C ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पर A एंड V दोनों, ठीक है। और D ऑप्शन दे दिया मैंने नन ऑफ दीज, यानी NOT का मतलब होता है नन ऑफ दीज। अब इसमें से कौन सा तुम्हारा आंसर है ये बताना है। तो भाई आप कहीं बताइए, नाउन का मतलब होता है किसी का नाम। तो यहाँ श्याम क्या है? एक नाम ही है व्यक्ति का, तो ये नाउन हो सकती है। क्या ऑप्शन में श्याम है? तो बिल्कुल नहीं है।
क्या खेलता है? क्रिकेट। क्रिकेट भी एक प्रकार की नाउन है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? नाउन है। खेल का नाम भी क्या होता है? नाउन। नाम होना चाहिए, बस वो नाउन है। तो समझ जाना फिर इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? बी ऑप्शन ठीक है। मैं और क्वेश्चन लेके के आया हूँ, बाद में सभी को करने के बाद पूरा 10 से शायद 6 से 7-8 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लायक हैं, ठीक है। देखते हैं। पहला हमारा कंप्लीट हुआ वर्ड, वो है नाउन। अगर नहीं समझ आता है फिर भी बार बार ऐसे वीडियोज को हम देख सकते हैं, ये पड़ी रहेगी, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रोनाउन। क्या है प्रोनाउन? अच्छा सुनिए भाई, ये प्रोनाउन क्या होती है, हमें इसके बारे में तो बताओ। तो प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम या फिर उपसंज्ञा। अच्छा, ये उपसंज्ञा या सर्वनाम होती क्या है? तो आप बात करें कि ये है क्या, तो मैं बताता हूँ है क्या ये एक्चुअल में, ठीक है। मैंने कहा कि नाउन है, हमने अभी नाउन पढ़ा है, और नाउन की जगह अगर नाउन के स्थान पर कोई एक ऐसा वर्ड यूज होने लगे जो काम किसका करे? नाउन का करने लगे, यानी तो समझ जाना वो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। तुमने कभी सोचा है, विचार किया है कि जब एक क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं रहता है तो वहाँ वाइस कैप्टन चुना जाता है? चुना जाता है या नहीं चुना जाता है? अगर खुदा न खास कैप्टन चोटिल हो जाता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी जगह काम कौन करता है? वहाँ वाइस कैप्टन करता है। ठीक उसी प्रकार से जब नाउन की ज़रूरत हमें नहीं होगी, हम वहाँ काम किससे करेंगे? वहाँ प्रोनाउन से करेंगे। अर्थात नाउन की जगह वर्ड होने वाले जो यूज होने वाले जो वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो प्रोनाउन कहलाएंगे। समझे या नहीं? परिभाषा पढ़ लीजिए क्या कहती है। ए नाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी एक सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन की जगह यूज होता है। समझे या नहीं समझे? ठीक है, उदाहरण देखो। ही, सी, इट, दे, देम, हिज, हर, इट, दियर, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। मैं और लिख देता हूँ, देखो। हिज है, हर है, देम है, ठीक है, इट है, इट्स है, बहुत प्रोनाउन है। मी है, माई है, ठीक है, हर तो लिख दिया मैंने, ठीक है, वी है, अस है, ये सब क्या है? प्रोनाउन। सब क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। किसी बात में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सभी डायरेक्ट एग्जाम में लिखे हुए मिलेंगे, पूछ लेगा बताइए इसमें प्रोनाउन क्या आते हैं। और ये प्रोनाउन लगभग 8 से 10 प्रकार के होते हैं। मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, अगर मैं उनके बारे में बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि एग्ज़ाम में इनके टाइप नहीं पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन होगा, उसमें प्रोनाउन पूछा जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में मैं बात कर रहा था। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे यूज होते हैं ये मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, ठीक है। वो कैसे यूज होंगे सुनिए। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। विराट प्लेज क्रिकेट, ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और वही मैंने दूसरा एग्जाम्पल उसी के लिए लिखा, ही प्लेज फॉर इंडिया। अब मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, ज़रा गौर से देखना कि विराट जो है क्रिकेट खेलता है और वह भारत के लिए खेलता है। विराट क्या है? एक नाम है किसी व्यक्ति का। विराट एक व्यक्ति है, तो ये नाउन है एक प्रकार से। क्या है? नाउन है। यहाँ नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हम जानते हैं जिसका नेम हो वो सब नाउन होते हैं। तो मैंने कहा कि ही किसके लिए यूज किया गया? बता दो ज़रा किसके लिए यूज किया गया? इस विराट के लिए। और विराट क्या था? नाउन था। और नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड ही क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ही है वो मेरे लाल वो क्या है? वो प्रोनाउन है। समझे या नहीं?
सीधी सिद्धांत किया है कि नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या ज़रूरत थी इसे यूज करने की? अब मैं, तुम्हें सही लगेगा मैं बार बार बोलूँ, विराट एक क्रिकेटर है, विराट भारत के लिए खेलता है, विराट बहुत अच्छा खेलता है, विराट के इतने शतक हैं, विराट ये है। तो ये जो बार बार नाउन बोल रहे हो ना, इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, वहाँ प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? कोई पूछे कि प्रोनाउन का यूज क्यों होता है, प्रोनाउन का यूज इसीलिए करते हैं कि जो बार बार नाउन शब्द आ रहा है ना, उसको हटाने के लिए, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए, उसकी आवृत्ति को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका? प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन उम्मीद है समझ आ गया होगा। इनमें से कोई भी वाक्य में दिखाई दे समझ जाना वो प्रोनाउन होगा। यहाँ मोटे तौर पर यही आते हैं ज़्यादातर, गहराई में चीज़ें कभी नहीं पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, वहीं तीसरा हमारा पार्ट है, वो क्या है जरा समझो, वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब मेरे दोस्त क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है? देखो, ए वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक जो वर्ब होती है यहाँ तो किसी काम को दर्शाती है, एक्शन का मतलब होता है काम होना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये एक्शन हो रही है, एक्शन का मतलब बदलता रहता है। या फिर स्टेट ऑफ बीइंग किसी की अवस्थाएं, अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। आज मैं टीचर हूँ, कल और कुछ हूँगा, कल में पीछे मतलब बीते समय में और कुछ था। तो अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। ठीक है, और एक्शन बदलता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वर्ब क्या होती है, या तो वर्ब दो ही चीज़ को बता सकती है। किसको बता सकती है? ये वर्ब जो है या तो किसी एक्शन को बता सकती है, एक्शन का मतलब कहीं काम हो रहा हुआ, या फिर किसी की अवस्था, जिसे स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं, यानी कि अवस्था के बारे में या फिर स्थिति के बारे में बता सकती है। भैया कैसे बताएगी, बता दूँ? एग्जाम्पल देखो, रन मानी होता है दौड़ना, ईट मानी होता है खाना। ये सब क्या है? एक एक्शन है। देखो ये दौड़ रहा है, चिंटू दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये क्या है? ये एक्शन है। क्या है? एक्शन है। ये राइट, ये भी लिखना, ये भी एक्शन है। अब इज जो है वो यहाँ पर एक्शन नहीं है, वो स्टेट को बता सकती है। ठीक है, कैसे बताएगी? मैं एग्जाम्पल अभी आपके सामने रख रहा हूँ, जरा देखो। क्या ये ऊपर हो सकता है? दिक्कत ये है कि ये आज ऊपर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये एग्जाम्पल यहीं समझा दूंगा। ठीक है, और वो एग्जाम्पल देखिए जरा कौन सा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल, ही राइट्स ए लेटर। वह एक पत्र लिखता है। जरा समझना इस चीज़ को कि वह एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर लिखना क्या है? वो एक्शन हो रही है। ये एक्शन है या नहीं है? और जब एक्शन हो रही है तो वो एक कार्य को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारी वर्ब है। वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जहाँ या तो एक्शन हो या फिर जहाँ किसी की अवस्थाएं बताई जाए, तो समझ जाना वो वर्ड क्या होंगे, वो वर्ब होंगे। अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल, एक और दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे मैंने लिख दिया ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब मैंने कहा कि वह डॉक्टर कैसे? अच्छा, वह कौन है? डॉक्टर है। इस अवस्था को बताने का काम किसने किया? कौन सी वर्ब ने? इज ने। तो ये क्या क्या बताने का काम कर रही है? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी वह, उसकी अवस्था क्या है? भैया वो एक डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। तो अवस्था को बताने का काम भी एक वर्ब ही करती है। समझे या नहीं समझे? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझे तो और चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा, एक पॉइंट और इसमें, कि वर्ब जो है वो भैया दो तरीके की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब, खास करके मेन तरीके से बता दे रहा हूँ, एक हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है ज़्यादातर, ज़्यादातर यहाँ एक्शन को बताती है। हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करने लगती है। ठीक है, याद रखना, मेन वर्ब की ज़्यादातर एक्शन को बताने का काम करेंगी, लेकिन ये भी हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये हेल्पिंग का काम कर सकती हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं। कैसे करेंगी बता देता हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सेल और सभी जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं। मॉडल्स वर्ब कौन कौन सी होती हैं? कैन, कुड, वुड, शुड, सब, ये सब क्या होती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगती हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगती हैं तो इनके बाद मेन वर्ब अवश्य मिलती है और मेन वर्ब हमेशा के लिए एक्शन वर्ब को दर्शा रही होगी। तो याद रखना, मैंने अभी हेल्पिंग वर्ब का बताना था, लेकिन वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, वाक्य में दो ही होंगे। मैं हेल्पिंग वर्ब काम क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब जब भी किसी मेन वर्ब के साथ आएगी तो वो टेंस बताने का काम करेगी। क्या बताने का काम करेगी? टेंस, सिर्फ और टेंस। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये वर्ब का ख़त्म कर दिया मैंने मामला, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया है, अभी मैंने तुम्हें नाउन पढ़ाया। आप कहेंगे जी बिल्कुल अभी पढ़ाया, हमने ताज़ा ताज़ा अभी पढ़ा है। और एक मैंने वर्ड पढ़ाया था तुम्हें नाउन और दूसरा पढ़ाया था प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इन दोनों के बारे में जो भी बखान करने वाले वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ वह बहुत सुंदर है। अब मैं ये कहता हूँ वह है, वह लड़का है, तो सही बात है, सीधी सीधी मैंने लड़के के बारे में बता दिया। एक बार लड़का सुंदर है, और जो सुंदर बता दी वो किसके बारे में बात की? उस लड़के के बारे में। और लड़का क्या था? नाउन था, क्योंकि लड़का का कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, तो वो नाउन होगा। ठीक है, और जब नाउन या प्रोनाउन के बारे में जितने भी वर्ड बढ़ा चढ़ा करके कुछ बोलें, उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दें, उन शब्द को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। कैसे कहते हैं भैया एडजेक्टिव? हमें बता दो, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए। ये पहले परिभाषा पढ़िए। परिभाषा क्या कहती है? एन एडजेक्टिव डेस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, यानी एक जो विशेषण शब्द होता है जो क्या करता है? संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषता बताने का मतलब क्या है? जैसे मैं कह देता हूँ मेरे अध्यापक ये हैं, ठीक है, मैंने सीधे सीधे बोल दी मेरे अध्यापक ये हैं। अब मैंने कहा मेरे अध्यापक ये हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो यूँ मैंने अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ये किन के बारे में बात करी? उन अध्यापक के बारे में। अध्यापक एक नाउन था, अध्यापक क्या था? नाउन था। और नाउन के बारे में मैंने कुछ वर्ड ऐड किए थे उनके गुण बताने के लिए। और जब हम किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहें तो समझो वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। क्या है? वो एडजेक्टिव है। उसके बारे में गुणगान करना ही क्या है? या नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्द ही क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। बस इतना सा समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे गुड बॉय। बॉय एक नाउन है और नाउन से पहले कैसा लड़का? अच्छा लड़का। एक तो वो लड़का भी बोल सकता था, लेकिन उसने क्या बोला? अच्छा लड़का। एक मैं पेड़ भी बोल सकता था, लेकिन कैसा पेड़? ऊंचा पेड़। उस पेड़ की खासियत क्या है? वो मेरे लाल वो ऊंचा है, बड़ा है। अगर मैं कहूँ आदमी, ये नाउन है, वो एक सिंपल आदमी भी हो सकता था, लेकिन नहीं, वो आदमी कैसा है? ईमानदार है। कैसा है? ईमानदार है। अब इधर आ जाओ, बॉय कैसा है? अच्छा है। टाल क्या है? पेड़ है। तो ये है तो सही, देखो इसकी खासियत क्या है? लंबा है। ये लड़का कैसा है? बिल्कुल अच्छा है, मुस्कराता हुआ, बहुत अच्छा है, हर समय इसके चेहरे पर खुशी नज़र आती है। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि नहीं एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है। याद रखना, ज़्यादातर केसों में अगर एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है कोई नाउन, तो इसके बाद या तो नाउन मिल जाएगा तुरंत, सॉरी क्या मिलेगा? नाउन। ज़्यादातर केसों में नाउन मिलेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले एडजेक्टिव मिले, हो सकता है पहले भी देखने को मिल जाए। जैसे
ही इज ए गुड बॉय, तो बॉय तो मिल रहा है, लेकिन ही किसकी विशेषता बता रही, ही की, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा एक वाक्य के माध्यम से। जैसे यहाँ पर सब बता दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर, यानी सीधा सीधा मकसद ये है कि एडजेक्टिव कोई भी पूछने लगे तो समझ जाना कि कह देना कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर शब्द बोले जाते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, बस, और कुछ नहीं होता है। ज़्यादा लंबा पूछा नहीं जाता है वाक्य किसमें, पेपर में, वो कैसे पूछा जाएगा सबसे अंत में हम बात करते हैं, ठीक है। अभी बेसिक जानकारियाँ लीजिए। आगे एडवर्ब, क्या एडवर्ब, अभी मैंने पढ़ाया था तुम्हें वर्ब, पढ़ाया था। वर्ब या तो एक्शन को बताती है या फिर किसी स्टेट यानी अवस्था को बताती है, ये दो ही चीज़ें बताई थी मैंने, यस बिल्कुल बताई थी, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अब मैंने कहा कि भैया क्या होते हैं, पहले परिभाषा पढ़ लीजिए। एन एडवर्ब डेस्क्राइब ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। समझ आया या नहीं? लेकिन मैं कहता हूँ अगर नहीं समझ आया तो मैं बताऊँगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि एक जो एडवर्ब है वो किस किस की विशेषता बताता है। वो एक क्रिया की भी विशेषता बता देता है, वो एक विशेषण की भी विशेषता बता देता है, और ये खुद की भी विशेषता बता देता है, लेकिन वो खुद नहीं होगा, कोई दूसरा एडवर्ब होगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि ये जो एडवर्ब जो है पता है किस तरीके का होता है, ये मोहल्ले वाली कौन आंटी होती है ना, ठीक है, कौन सी मोहल्ले वाली आंटी जो होती है उसकी तरह है। कैसे? वो एक सीसीटीवी की तरह काम करती है, ठीक ऐसे ही ये एडवर्ब भी एक सीसीटीवी की तरह काम करता है। ये रखवाली वर्ब की भी करता है, ये रखवाली एडजेक्टिव की भी करता है, और ये रखवाली अपने परिवार की भी करता है। अर्थात ये जो चाची है वो अपने घर को भी देखती है, और वो आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को भी देखती है, इधर रहता है उसको भी देखती है, इधर रहता है उसको भी देखती है, इधर रहता है इसको भी क्योंकि इसको हर किसी की खबर पता होगा, ये बच्चा, इसका बच्चा क्या कर रहा है, इसका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो ये जो चाची है, ये जो ताई है, हर किसी के बारे में जानकारी रखती है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा एडवर्ब भी हर किसी के बारे में बताएगा, वो तीन चीज़ों के बारे में, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव और एक किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। समझ आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए, नहीं समझ आया दोबारा बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ही मानी वह, ये सब्जेक्ट है, रन्स मानी दौड़ना, ये वर्ब है, लेकिन एक्शन वर्ब है, दौड़ रहा है, एक्शन का मतलब कोई काम होना है, ठीक है, दौड़ना एक काम। कैसे दौड़ता है? फास्ट, तेज मानी क्या होता है? फास्ट, फास्ट मानी क्या होता है? तेज, ठीक है। अब दौड़, बताओ ये जो तेज है किसके बारे में बता रहा है? इस वर्ब के बारे में, यानी दौड़ने के बारे में। दौड़ता कौन है? वह। कैसे दौड़ता? तेज। तो जो वर्ब के बारे में बता है वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो यहाँ वर्ब सीधे सीधे वर्ब के बारे में, ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ साफ बोलता है। तो ये क्लियरली क्या करता है? बोलता है, और बोलना क्या था? वर्ब थी। तो ये भी क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। लेकिन ये दूसरे एग्जाम्पल अभी नहीं है, देखो चलो मैं बोलता हूँ यहाँ पर, ही इज वेरी ब्यूटीफुल। जरा देखना, ज़्यादा घबराना बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर मैं समझो, ये क्या है? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। मैंने ही बताया था प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होने वाली वर्ड। ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। वेरी मानी क्या होता है? बहुत, और ब्यूटीफुल मानी क्या होता है? सुंदर। कौन है सुंदर? वह क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यानी प्रोनाउन के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन मैं ऐसे भी बोल सकता, ही इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। लेकिन नहीं, मैंने इतना नहीं बोला, मैंने और उसे सुंदर बना दिया, अधिक सुंदर बना दिया, कि सुंदर तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। तो ये जो वर्ड यूज किया है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में और बड़ा चढ़ा करके बोल रहा है, सुंदर के बारे में। सुंदर क्या था, एडजेक्टिव था, अर्थात एडजेक्टिव के बारे में भी बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। अब बताओ क्या समझ आया कि नहीं, कि एडजेक्टिव की भी विशेषता एडवर्ब कैसे बता सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव की बता रहा है, किसकी, एडजेक्टिव की। ठीक है, अब एक और बचता है दूसरा एडवर्ब, यानी कोई अन्य एडवर्ब की भी कैसे बता सकता है, ये कैसे, जरा यहाँ पर समझ लो। यहाँ पर बता देता हूँ इसी में जोड़ करके, ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वह दौड़ता है बहुत तेज, तो वह ये प्रोनाउन था, अभी उसमें मैंने बात करी थी इसके बारे में। ये रन्स माने दौड़ना, ये क्या है, वर्ब है। अब कैसे दौड़ता है, तेज, तो कैसे दौड़ता है तेज, किसके बारे में बता रहा है, दौड़ने के बाद। दौड़ना क्या थी, वर्ब, और वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। अरे अभी तो पढ़ा है मैंने, अभी तो बताया है मैंने। लेकिन अब मैं कहूँ कि वह दौड़ता है, तेज दौड़ता है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ तक नहीं रुका, मैंने ये भी बता दिया कि दौड़ता तेज तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज दौड़ता है। ऐसे दौड़ता है क्षण भर में, इधर से उधर इधर से उधर, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो वेरी शब्द है, किसको और ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा है, इस फास्ट को। और फास्ट क्या था, एक प्रकार का एडवर्ब था, और एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले भी वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ही कहलाते हैं। क्या इतनी सी बात समझ आई या नहीं, समझे या नहीं। यानी मैंने देखो यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अगर एक पॉइंट वीक हुआ तो पूरी चीज़ें वीक होंगी। इसीलिए नाउन, नाउन से कनेक्ट है प्रोनाउन, और प्रोनाउन और नाउन से कनेक्ट है एडजेक्टिव, और वर्ब से कनेक्ट है एडवर्ब, और वर्ब ही कनेक्टेड है एडजेक्टिव से, और अनदर एडवर्ब भी कनेक्टेड है एडवर्ब से। तो हम एक चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, समझ समझ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है बार पढ़ाते जाओ सब उल्टा सीधा हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हर चीज़ को एक अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं हूँ तो सही, आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, ये हमारा हो गया 5वां। अब आगे पढ़ते हैं हम प्रीपोजिशन। क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है, सुनिए ये प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक या फिर संबंध सूचक कहते हैं। क्या होता है जरा समझो, ये पढ़िए। ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन या फिर प्रोनाउन एंड एनोदर वर्ड। यानी कि एक जो प्रीपोजिशन होता है ना, वो एक नाउन का या फिर प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से दर्शाता है, और वो शब्द क्या हो सकता है, वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन ही होगा। यानी कि ये प्रीपोजिशन सीधे सीधे ये बताएगा कि एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताएगा। कौन, एक प्रीपोजिशन। कैसे, जैसे एग्जाम्पल देख लो, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखो, जरा गौर से समझने की कोशिश करना, कैसे संबंध बता सकता है। द बुक, ये भी अपने आप में एक नाउन है। बुक क्या होती है, नाउन, आर्टिकल नाउन के बाद, ठीक है, नाउन से पहले मिलेंगे। इज मनी है, ये वर्ब है। ऑन मनी पर, कहाँ, टेबल पर, ये भी एक नाउन है। तो अच्छा, किताब का बुक पर, सॉरी टेबल पर होना, जैसे यहाँ रखिए, इस किताब का इस टेबल पर होना किसके माध्यम से संबंध बताया गया है, कौन सा वर्ड है, तो वो वर्ड है मेरे दोस्त ऑन। क्या है, ऑन। यानी कि जो टेबल पर किताब रखी है और रखने का संबंध जो पर आया है, वो कौन से वर्ड से दर्शाया गया है, वो ऑन से। ऑन यहाँ पर क्या है, फिर प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध जो बताया जाएगा, वो वर्ड क्या कहलाएगा, वो प्रीपोजिशन कहलाएगा।
यानी कि कनेक्ट, जो संबंध जोड़ने का काम कर रहा होगा वही प्रीपोजिशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। अच्छा, रूम अपने आप में एक नाउन है और वह प्रोनाउन है। वह मान लिया ये वहाँ पे यूज किया गया है, ये प्रोनाउन है। इसका इस कमरे में होना, अंदर होना, वो किससे दर्शाया गया है? इन से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इन क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। कुछ प्रीपोजिशन नोट कर लो जो आते ही आते हैं। इन है, ऑन है, एट है, इनटू है, ठीक है, और बेटवीन है, एमोंग है, ठीक, और बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, फोर है, फ्रॉम है, अपॉन है। ये बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यूज होते हैं, मेन, ठीक है। इनके बारे में हम डायरेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन कहाँ यूज होता है? जहाँ मैं अर्थ निकल के आता है, स्थिर अवस्था में होता है वहाँ मैं यूज होता है। ऑन, जब एक वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी हो, स्पर्श करती हुई, जैसे ये रखी है, तो यहाँ पर ऑन यूज हो जाएगा। अच्छा, एट कहाँ यूज होता है? एट एक स्थायी पॉइंट के लिए यूज होता है, जैसे दरवाज़ा हो गया, स्टेशन हो गया, कोई जगह हो गई जो स्थायी है, स्थायी पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ प्लेस, पॉइंट ऑफ एनीथिंग, जिसका स्थायी चीज़ होती है वहाँ एट यूज होता है। इनटू कहाँ यूज होता है? जब हम गति के साथ कहीं स्थान में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो इनटू, जैसे नदी में अंदर जाना, कुएं में अंदर गिरना, वहाँ इनटू। बेटवीन, दो वस्तुओं के बीच संबंध बताने के लिए क्या? बेटवीन, और दो से अधिक के लिए एमोंग। जैसे कश्मीर का झगड़ा इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, तो पाकिस्तान और इंडिया दो ही देश हैं, और मैं कहूँ कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान में ना होकर के और भी देश शामिल हो जाएं, उसमें एक से दो से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ हम एमोंग लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो दो देशों के बीच है। बिफोर मानी होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद। जहाँ पहले के लिए सेंस निकल कर आता है वहाँ बिफोर, और जहाँ बाद के लिए सेंस निकल कर आता है वहाँ आफ्टर। सिंस मानी क्या होता है? किसी स्थायी टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस, और फोर अनिश्चित समय के लिए यूज होता है। और फ्रॉम, जहाँ किसी से शुरुआत होती है, ओरिजिन होता है वहाँ फ्रॉम। जैसे हिमालय से क्या निकलती है? गंगा, तो गंगा कहाँ से शुरुआत हो रही है? हिमालय से। अपॉन, ऊपर, ठीक है, इसके लिए यूज होता है। यानी अलग अलग कंडीशन में इसका यूज होता है। ये अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट प्रीपोजिशन। अभी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। लेकिन इनमें से पढ़ लिए जो बता दिए मैंने, इसी में से ही आ जाएगा, एक तो बात यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखेंगे, इस टॉपिक को हम अलग से पढ़ेंगे, ये आता है, ठीक है, प्रीपोजिशन। अब नंबर 7 देख लेते हैं, वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक, अर्थात संयोजक। क्या बोलते हैं इसे? संयोजक भी बोलते हैं। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। क्या होता है? जोड़ने वाला, याद रखना। अच्छा, किस किस को जोड़ सकता है ये? हैं, देखो, ए कंजंक्शन जॉइंस मानी जोड़ता है वर्ड, शब्दों को, फ्रेजेज, पदों को, इनका मतलब क्या होता है? पदों को या वाक्यांश, कुछ भी मान लो, और सेंटेंस मानी वाक्यों को। यानी एक शब्द जो या तो दो शब्दों को जोड़ दे, दो वाक्यों को जोड़ दे, दो पदों को जोड़ दे, या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ दे, सब क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। ये है उदाहरण, एंड है, बट है, बिकॉज है, ठीक है, सो है, हैं, और सिंस मतलब देयरफॉर है। बहुत सारे कंजंक्शन है, तो याद रखना कंजंक्शन क्या कर सकता है? कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ सकता है, यानी इधर भी वर्ड और इधर भी वर्ड। ये कंजंक्शन हो सकता है इधर तुम्हारा क्या मिल जाए, इधर भी एक वाक्य मिल जाए, और ये कंजंक्शन होगा, और इधर भी तुम्हारा एक वाक्य होगा। हो सकता है इधर कोई पद हो और फिर कंजंक्शन हो, ठीक है, फिर इधर भी क्या होगा? पद होगा। यानी ये सब कंडीशन परिभाषा में दी रखी हैं, वो मैंने शॉर्ट में दर्शा दी हैं। ज़रा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने लिखा, रोहित एंड राहुल आर
इंडियन प्लेयर, इंडियन प्लेयर्स कि रोहित और राहुल जो हैं भारतीय खिलाड़ी हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ पर रोहित एक नाउन है, ये भी एक शब्द है, राहुल भी एक नाउन है, ये भी एक शब्द है, और इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन से भाई साहब ने किया है? वो एंड ने किया है। तो यहाँ पर एंड ही क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। याद रखना, यानी कि याद रखो, चाहे दो शब्द हों, चाहे दो वाक्य हों, चाहे दो उपवाक्य हों, चाहे दो पद हों, उनको जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? वो है हमारा कंजंक्शन। समझ आए या नहीं? ठीक है, ये 7वां हो गया हमारा कंजंक्शन, और लास्ट बचा है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन शब्द क्या होते हैं? जैसे क्या होता है, कोई खबर ऐसी सुन ली तुमने जो तुम्हारे दिल को बैठ जाए। ओह अच्छा, ये हो गया, अरे क्या हो गया, हे बहुत हंस पड़े, मैच जीत गए, खुश हो गए, यानी कि कुछ पता चल रहा है। अचानक से तुम्हारे हृदय से कुछ ऐसी भावनाएं जग के आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, जिनसे तुम्हें खुशी होने लगे, जिससे तुम्हें दुख होने लगे, जिनसे तुम्हें आश्चर्य होने लगे, और जिनसे तुम्हें कोई सदमा लग जाए। तो समझ जाना, ऐसी फीलिंग्स ही क्या कहलाती हैं? इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। दर्शाने वाले वर्ड जो होंगे ना, वो इंटरजेक्शन कहलाएंगे। सुनो, परिभाषा पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, जरा देखो। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, यानी विस्मयबोधक जो शब्द होते हैं वो अचानक भावना या भाव प्रकट करता है। जैसे आज मान लिया 2027 में आने वाला वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए, पूरे देश में क्या होगी? खुशी की भावना जग उठी होगी। हैं आज तुम रास्ते में जा रहे हो और अचानक से तुम्हें 1,00,000 रुपए पड़े हुए मिल जाएं, तो क्या होगी? खुशी से नहीं ठिकाना होगा, अंदर से भावनाएं होंगी खुशी की। लेकिन वो किसी, हो सकता है गरीब का पैसा हो, अमीर का पैसा हो, ठीक है, उसे तो दुख हो रहा होगा जिसके खो गए होंगे, तो उसके अंदर भावनाएं कैसी होंगी? उसके अंदर दुख की होंगी। लेकिन तुम्हारे अंदर कैसी होंगी? खुशी की होंगी। क्यों? तुम्हें तो 1,00,000 रुपए मिल गए। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच भावनाएं अलग अलग हैं। ठीक है, किसके आधार पर? किसके आधार पर? एक्सप्रेशन के आधार पर। भैया उसको दुख है, तुमको क्या है? खुशी है। जैसे अब ये वर्ड हैं कुछ जो दर्शाते हैं, जैसे ओहो, ओहो बोलते हैं ना, ओहो, ये किसको? आश्चर्य को दर्शाते हैं। और वाओ, ये भी आश्चर्य को दर्शाते हैं। एलस, अच्छा एलस किसको दर्शाता है? एलस, इनको दुख, ये दुख को दर्शाता है। हुर्रा, लिख लो, कुछ वर्ड में लिखाई देता हूँ। हुर्रा किसको दर्शाता है? खुशी को, हुर्रा। ठीक है, और वाट, हाउ, ये भी किसको दर्शाते हैं? ये भी आश्चर्य को ही दर्शाते हैं। ठीक है, ये भी आश्चर्य को ही दर्शाते हैं। आह, इतना लिखा होता है तो ये भी दुख को दर्शाता है। ठीक है, कुछ वर्ड हैं, यानी वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें पहचानना होगा कि जो शब्द हमारी हृदय की तीव्र भावनाएं जो अचानक से उत्पन्न हो जाती हैं उनको दर्शाते हैं, तो समझ जाना वो इंटरजेक्शन है। याद रखना, इन वर्डों के साथ ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह जरूर लगता है, ये वाला उल्टी आई की तरह एक्सक्लेमेशन। जहाँ एक्सक्लेमेशन वर्ड लगा है जिस शब्द के साथ, समझ जाना वो इंटरजेक्शन है, वो विस्मयबोधक शब्द है। समझ आ रहा है कि नहीं? उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें मैंने 8 वर्ड पढ़ाए हैं, समझ आए होंगे। और एग्जाम्पल हम करेंगे, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है। चलिए, उसके बाद नमा, मैंने बताया कि मैं सबको पढ़ाने के बाद नमा वर्ड जो अलग से होता है उसे ज़रूर पढ़ाऊँगा। आर्टिकल क्या होता है? पढ़िए, इंग्लिश में क्या होता है? आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, यानी आर्टिकल किससे पहले यूज किए जाते हैं? नाउन से पहले। ये परिभाषा बिल्कुल राइट है, बिल्कुल नियत है कि हमेशा के लिए ऐसा ही होगा। अगर कोई आर्टिकल यूज किया गया है याद रखना, अगर कोई आर्टिकल यूज किया गया है
तो 100% उसके बाद नाउन अवश्य होगी। ये 100% होगी 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 होगी, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल यूज किया गया है तो उसके तुरंत बाद नाउन अवश्य होगी, ये याद रख लेना। अच्छा, ये आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए, एक होता है एन, एक होता है द। ये 3 आर्टिकल हैं हमारे पास, ठीक है। उदाहरण जैसे ए बॉय, एन एप्पल, द सन। अच्छा, कैसे यूज होता है? चलिए कोई बात नहीं, दूसरी स्लाइड में मैं बता देता हूँ। ये आर्टिकल है तुम्हारा, इसको ढंग से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल। अच्छा भैया, जब तुमने बांट ही दिए हैं तो ये भी बता दो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे, बताने ही तो आए हैं। ये डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ होता है हमारा क्या? द। क्या होता है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन। अच्छा, इनका यूज भी बता दो कहाँ? जहाँ ध्वनि जो है तुम्हारी बोलते समय, ध्वनि शुरुआत में किसकी आती है? वर्ड की। कोई वर्ड बोल रहे हो तो शुरुआत में ध्वनि स्वर की आ जाए, कौन से? हिंदी वाले। तो समझ जाना वहाँ किसका यूज होगा? वहाँ एन का यूज होगा। क्या किसका यूज होगा? वहाँ एन का। तो वहाँ किसका यूज होगा? एन का। जैसे एन एप्पल। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एप्पल कैसे लिखा जाता है? ऐसे। अब मैं बोल रहा हूँ तो शुरू में ए आ रहा है ना हिंदी का, वॉवेल। हाँ, वॉवेल यानी स्वर आ रहा है या नहीं? तो कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। ए क्या होता है? वॉवेल होता है हिंदी का। तो उदाहरण देखना है कि हमें ध्वनि बोलते समय जिसकी शुरुआत हिंदी वाले शब्द वॉवेल से होती है या स्वर से होती है तो वहाँ एन आता है। और जहाँ ध्वनि तुम्हारी किससे? व्यंजन से होती है। जहाँ ध्वनि किससे होने लगे? व्यंजन से। ध्वनि व्यंजन की हो तो वहाँ किसका यूज होता है? वहाँ एन का। जैसे ए चेयर, एग्जाम्पल समझ लो। ए चेयर। अब चेयर तो किसे? ऐसे लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी? तो यहाँ पर देखो चा आ रहा है, तो ये तो व्यंजन है हिंदी वाला, यानी कि इससे यहाँ ही मकसद निकल के आता है। और ये इनडेफिनेट इसीलिए है क्योंकि वो निश्चित नहीं है। ए चेयर, कौन सी चेयर तुम बता सकते हो? हैं? एन एप्पल, कौन सा सेब बता सकते हो? नहीं। यानी जो चीज़ निश्चित नहीं है वहाँ ए और एन का प्रयोग होता है, लेकिन काउंटेबल के साथ, जिनको हम गिन सकें। अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में होता है, याद रखना। जैसे ए नॉइस, शोर एक अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन इसके साथ ए यूज होता है। ए लाई, एक झूठ, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाई एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे बोलते हैं, ठीक है। लाई माने झूठ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ ए यूज होता है और अनकाउंटेबल होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती हैं, समझ लेना। समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बताया कि ए और एन का प्रयोग समझें। अगर वॉवेल से शुरुआत हो ध्वनि की बोलते समय उस वर्ड की तो वहाँ एन होगा, और व्यंजन से होने लगे तो वहाँ ए यूज होगा। अब फिर आर्टिकल दा का यूज कहाँ होगा? जहाँ चीज़ निश्चित हो वहाँ आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। द सन, यूनिक चीज़ें हों वहाँ। जितने पर्वत हैं, नदियाँ हैं, दिशाओं के नाम हैं, ठीक है, तो वहाँ किसका यूज होता है? वहाँ दा का यूज होता है। कोई चीज़ निश्चित हो वहाँ दा का यूज होता है, याद रखना। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, ठीक है। लेकिन देशों के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ऐसे देश जिनका हम शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, जैसे द यूएसए, क्योंकि इनका शॉर्ट फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैं, इनके साथ कभी कभी यूज हो जाता है। लेकिन कभी देशों के साथ जो सिंगल नाम वाले हैं, जैसे हम इंडिया का शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बना सकते, फ्रांस का नहीं बना सकते, तो इनके साथ कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक। तो समझ है, कभी भी राज्यों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, हैं।
आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, निश्चित चीज़ों के लिए ही हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, याद रखना। चलिए अब बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे ये 9 वर्ड थे, मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिए हैं परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ज़रा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। चलिए सुनिए, अभ्यास करते हैं कुछ। क्या करते हैं? अभ्यास। क्या कहता है ये अभ्यास? ठीक है, ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम पढ़ेंगे। ये निर्देश है, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे वहाँ तुम्हारे सामने, रेखांकित शब्दों को पहचाने या नीचे जो दिए गए हैं वो क्या है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है, वो कैसे भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन इनटू गिवन सेंटेंसेस, प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी पूछ लेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सी इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छी विद्यार्थी है। तो वह क्या है? प्रोनाउन है। ये इज मानी क्या है? वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। अभी हमने पढ़े हैं सब, तुम्हें पता चल जाएगी वर्ड है क्या। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। मैं कहूँ वह एक स्टूडेंट है, ये भी तो बोल सकता था, लेकिन नहीं, वो विद्यार्थी तो है लेकिन कैसी है? अच्छी है। तो ये किसके बारे में बताने का काम कर रहे हैं? उस नाउन के बारे में। और नाउन के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आंखें खोल के, दिमाग को खोल के तुम्हें पता है बिल्कुल, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। पता है या नहीं पता है? एडजेक्टिव पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अगर पहले से नहीं पढ़ा तो मैंने आज पढ़ा दिया है, नहीं समझ आया दोबारा से देखो, बैक करके जाओ, तब समझ लो, ठीक है। पहले का आंसर हो गया सी। दूसरा, ही रन्स फास्ट, वह, ये प्रोनाउन है, ठीक है। ये रन्स वर्ब है, दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? यानी दौड़ने ने वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताओ क्या कहलाते हैं? वर्ब के बारे में बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। तो इसमें क्या है बताओ, कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? एडवर्ब। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखो 3 नंबर, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब रमेश बताओ कौन है? रमेश एक व्यक्ति का नाम है या नहीं है? तो भैया जिसका नाम हो तो वो क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल नाउन है। क्यों? जिसका नाम हो वो नाउन होते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? हमारा नंबर बी ऑप्शन, B4 बंगला, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक। नंबर 4 क्वेश्चन सुनिए, ही मानी क्या होता है? वह, ये प्रोनाउन है। वह क्या है? वर्ब है। ये भी वर्ब है। गोइंग जाना एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पर मेन वर्ब है। और जहाँ एक्शन वर्ब मेन वर्ब का काम करने लगे तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगती हैं दोनों पार्ट किसकी? वर्ब की ही। मैंने बताया एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। जब भी एक्शन वर्ब मेन वर्ब का काम करने लगे तो उसके साथ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड यूज होने लगती हैं, जो काम किसका करते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। अब टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है? एक प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, क्योंकि स्कूल एक जगह होती है। अब उसने पूछा ही क्या है? बताओ, ही एक नाउन की जगह यूज होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसमें क्या है? सी ऑप्शन इज राइट। लिखा था मैंने, ही, शी, इट, दे, देम, माई, मी, अस, वह, ये सब क्या थे? प्रोनाउन। इधर सी राइट्स, ये बताना ये क्या है? सी मानी वह है, प्रोनाउन है। राइट्स मानी लिखती है, ये वर्ब है। और लेटर्स क्या हैं? ये ए क्या है? ये आर्टिकल है। और ये लेटर्स क्या है? ये भी नाउन है। पत्र, पत्र के नाम होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो मुझे पूछा है कि अंडरलाइन किसके नीचे है? राइट्स। तो राइट क्या थी? लिखना क्या होती है? एक वर्ब होती है। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी ऑप्शन है। समझ आ रहा है या नहीं? कोई बात नहीं। 6 नंबर देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। इस बुक अपने आप में नाउन थी, क्यों? आर्टिकल के बाद तुरंत नाउन आती है। कहाँ है? मेज पर है, ये आर्टिकल है, इसके तुरंत बाद क्या है? नाउन है। उस बुक का टेबल पर होने का संबंध किसके द्वारा बताया गया है? वो एक ही वर्ड है, वो क्या है? ऑन। और जो एक नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ संबंध बताए, या किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से बताए, दूसरा प्रोनाउन होना चाहिए। दूसरा
नाउन होना चाहिए, तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं, संबंध बताने वाले, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी, क्योंकि है ही आसान। क्यों? छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उसी आधार पर हम एक वाक्य में से छांट करके बता सकते हैं, तोड़ के बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला नंबर है 7 नंबर। क्या कहता है 7 नंबर? ही इज ए पुअर बट ऑनेस्ट। वह क्या है, गरीब है, ये एडजेक्टिव है। तो ये भी एक वर्ड है, एक प्रकार का शब्द है या नहीं है? एडजेक्टिव शब्द होते हैं, हमने 8-9 प्रकार के शब्द पढ़ लिए आज। ऑनेस्ट, वो भी ईमानदार है, तो ये भी एडजेक्टिव है। वह गरीब है, बट माने किंतु, परंतु, इसके लिए किंतु परंतु यूज करते हैं। और ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार, तो ये भी एडजेक्टिव है। क्यों? उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह गरीब है, लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि वो बेईमान होगा। उसने ये बता दिया कि गरीब है, बट लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो इस एडजेक्टिव को जोड़ने का काम किससे, इस वाले एडजेक्टिव से कौन कर रहा है, वो बट कर रहा है। तो ये जोड़ने का काम करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जरा बता दो मुझे, वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। क्या नहीं पढ़ा था तुमने कि जब भी मेल होगा, जोड़ होगा, संयोग होगा, तो वहाँ क्या होगा, कंजंक्शन होगा, है। अब इधर आ जाइए, एलएस। जिन शब्दों के अंत में याद रखना ये मिल जाए, तो आंखें बंद करके वो शब्द को बता देना, वो क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। एलएस वैसे भी बताया है, ये दुख को बताता है। एलएस, हाय, अरे, इसका मतलब होता है हाय या फिर अरे, ही फेल्ड द एग्ज़ाम, कि वह एग्ज़ाम फेल हो गया। तो दुख तो होगा ही भैया, मुझे भी दुख होगा। ठीक है, क्यों, मेरा पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई बच्चा मेरे ही सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो मुझे दुख होगा, बिल्कुल होगा। उसे भी होगा, बिल्कुल होगा। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सोचने लोगों कहीं फेल हो जाता है। आज तक जितना भी मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, एक भी बच्चा मेरी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है, चाहे वो रद्दी ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब सुनो, एलएस क्या था, इंटरजंक्शन था। क्या था, इंटरजंक्शन। अब नंबर और लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है, पढ़िए। सी बुगेट एन एप्पल। अरे ये तो भैया क्या है, ये तो भैया हमें पढ़ा है। ए एन और द आंखें बंद करके बता सकते हैं। ये भाई साहब सिर्फ कौन हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल हो सकते हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ईमानदारी के साथ कहना, क्या इस तरीके से पढ़ा था, क्या इस तरीके से चीज़ें किसी ने पढ़ाई थी? ठीक है, अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो यह अपने पास नहीं रखना है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए जा रहा है उसके पास पहुंचा देना, और बोल देना इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर के विनती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। हम धीमे धीमे इस चैनल पर वन शॉट के माध्यम से हर टॉपिक को कवर कर लेंगे। आज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया, कल को हम बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे, टेंस, पूरा टेंस ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक जो जितनी भी चीज़ें बताई होंगी, आशा करता हूँ पूरी तरीके से समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने समस्या को कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी कैसी भी हो इस टॉपिक से संबंधित, पेपर से संबंधित, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की और सुलझाने की। तो चलिए चलते हैं, विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही था। आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।